Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 18 February 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exams. Our first question is, hospice is the treatment concept for, इनमें से हॉस्पिस ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट्स के लिए, कार्डियक पेशेंट्स के लिए, साइकाइट्रिक पेशेंट्स के लिए या फिर इन सभी के लिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ऐसे कोई भी पेशेंट जो किसी ऐसी बीमारी से बीमार हैं जिन्हें बचाया नहीं जा सकता यानी उनकी डेथ होना निश्चित है, टर्मिनल इल पेशेंट कहलाते हैं। और ऐसे सभी पेशेंट्स को दी जाने वाली केयर हॉस्पिस केयर के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट हम क्विकली रिवाइज करेंगे चिकन पॉक्स डिजीज को। चिकन पॉक्स डिजीज को हम छोटी माता रोग के नाम से भी जानते हैं। ये एक वायरल डिजीज है और इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वेरिसेला जोस्टर माना जाता है। चिकन पॉक्स डिजीज एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चिकन पॉक्स डिजीज की सेकेंड अटैक रेट कितनी है तो आप बताएंगे 0। यानी कि जिंदगी में सिर्फ एक बार किसी पर्सन को ये डिजीज होता है और दोबारा नहीं होता, क्योंकि इसके अगेंस्ट बॉडी में इम्यूनिटी बन जाती है, एंटीबॉडीज बन जाती है। इस डिजीज की सेकेंडरी अटैक रेट आपसे पूछ ली जाए तो आप बताएंगे 90%। यानी इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट में आने वाला लगभग हर आदमी इससे प्रभावित होगा, उसमें ये डिजीज जाएगा ही जाएगा। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ये डिजीज फैलता कैसे है, यानी इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो आप बताएंगे रेस्पिरेटरी रूट से फैलता है, ड्रॉपलेट से। यानी छींकते खांसते या बोलते समय जो स्मॉल फ्लूइड ड्रॉप्स निकलती हैं उन्हें ड्रॉपलेट कहा जाता है, इसके संपर्क में आने से ये फैलता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिनों का होता है, तो आप बताएंगे 14 से 16 डेज का। और इसे तो हर दूसरे तीसरे नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम में पूछा ही जाता है। याद कर लीजिएगा, चिकन पॉक्स डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 16 डेज के बीच होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के संपर्क में आने से लेकर पहले साइन एंड सिम्टम अपीयर होने तक का समय। नेक्स्ट, इस चिकन पॉक्स डिजीज के अंदर जो रैशेस बनते हैं, शरीर पर दाने निकलते हैं, इनकी दो खासियत होती है। पहला, ये सेंट्रीपिटल होते हैं और दूसरा, इनमें प्लियोमॉर्फिज्म पाई जाती है। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है कि ये बॉडी के सेंटर यानी ट्रंक वाले हिस्से में सबसे पहले निकलते हैं और फिर रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। चिकन पॉक्स के रैशेस कभी भी पर्सन के पाम और सोल को अफेक्ट नहीं करते, लेकिन ये एक्सिलरी एरिया के अंदर देखने को मिलते हैं। यानी हाथ की हथेली और पैरों के तलवे पर ये दाने नहीं होते हैं। प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब होता है किसी भी डिजीज में देखे जाने वाली मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल और स्कैब, ये सभी स्टेजेस ऑफ रैश एक ही समय सभी जगह मौजूद हों तो इसे आप लियोमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति को डिजीज होने के बाद अगर उसके रैशेस पर मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल, स्कैब ये सभी स्टेजेस एक साथ देखने को मिल रही हैं, तो इसका मतलब ये कंडीशन प्लियोमॉर्फिज्म है और पर्सन चिकन पॉक्स से सफरिंग है। नेक्स्ट, हाईली इन्फेक्टिव पीरियड, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, पर्सन में रैशेस अपीयर होने से 1 से 2 दिन पहले और रैशेस अपीयर हो जाने के 4 से 5 दिन बाद पेशेंट ये डिजीज बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों में ट्रांसमिट कर सकता है। ये कहें तो इस डिजीज का हाईली इन्फेक्टिव पीरियड माना जाता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल मेथड द्वारा किए जाने वाले स्टरलाइजेशन की। केमिकल मेथड में अल्कोहल के द्वारा आप स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, स्प्रिट आदि के द्वारा हम स्किन को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं किसी भी इन्वेजिव प्रोसीजर से पहले। नेक्स्ट आपको बताना है न्यूट्रोफिल्स का डायमीटर कितना होता है। यस, 10 to 12 माइक्रोन सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली WBC टाइप है न्यूट्रोफिल, और इसका डायमीटर 10 से 12 माइक्रोन होता है। लाइफ स्पैन ऑफ न्यूट्रोफिल इज यस 2 to 5 days। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स 1800 to 7800 सेल्स पर क्यूबिक mm। ये टोटल WBC का 50 से 70% होती है। न्यूट्रोफिल्स के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो न्यूट्रोफिल्स जो हैं हमारे बॉडी में डिफेंस की फर्स्ट लाइन के रूप में काम करती है। जब भी हमें किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह हमें प्रोटेक्ट करती है। न्यूट्रोफिल जब इन्फेक्शन से फाइट करती हैं तो इनके द्वारा एंडोजीनस पायोजेंस का सिक्रीशन किया जाता है, जो कि एक केमिकल मैसेंजर्स हैं। ये हमारे हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से हमें फीवर आता है और बैक्टीरियल ग्रोथ कम हो जाती है। जिस जगह पर इन्फेक्शन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रोफिल सबसे पहले वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस को हम कीमोटैक्सिस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, कुछ ऐसे डिजीज़ कंडीशंस भी हैं जिनके अंदर न्यूट्रोफिल्स का काउंट कम हो जाता है। एग्ज़ाम्पल की बात करें तो टाइफॉइड, बोन मैरो सप्रेशन, वायरल इन्फेक्शन, और न्यूट्रोफिल्स की संख्या का कम होना न्यूट्रोपनिया कहलाता है। नेक्स्ट आपको बताना है, अगर किसी पर्सन में आरबीसी के टोटल कॉन्सेंट्रेशन में 5% से ज़्यादा इमैच्योर आरबीसी मौजूद हो तो ये कंडीशन क्या कहलाती है। यस, एग्जैक्टली, इट इज कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया वीरा। नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर मौजूद कुल आरबीसी में सिर्फ 1% या इससे कम इमैच्योर आरबीसीज होनी चाहिए। आरबीसी की लास्ट इमैच्योर स्टेट होती है रेटिकुलोसाइट, और ये 1% या इससे कम होनी चाहिए, तब तो ये चीज़ नॉर्मल मानी जाती है। लेकिन अगर किसी पर्सन में इमैच्योर आरबीसी की कुल संख्या 5% से ज़्यादा हो जाए तो ये कंडीशन पॉलीसाइथीमिया वीरा कहलाती है। इस चीज़ को प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्राई हीट द्वारा स्टरलाइजेशन करने के हॉट एयर ओवन मेथड के बारे में। हॉट एयर ओवन एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन डिवाइस है जिसके द्वारा हम स्कैल्पल, सीजर्स जैसे इक्विपमेंट्स को स्टरलाइज कर सकते हैं। स्टरलाइजेशन के लिए इक्विपमेंट को 160 डिग्री तक टेम्परेचर देना होता है। इसमें अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स का टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भोपाल गैस ट्रेजेडी occurred in। भोपाल गैस त्रासदी किस ईयर में हुई थी। 87 में, 85 में, 84 में, 82 में। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1984 के अंदर। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के अंदर किसी इंडस्ट्रियल प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस लीक हो गई थी।
ये गैस पूरे शहर में फैल गई थी और इससे काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी। इसे भोपाल गैस ट्रेजेडी या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं, गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। इस गैस ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था भोपाल के लोगों में। इसके बाद ईयर 2020 के अंदर विशाखापट्टनम गैस ट्रेजेडी हुई थी। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, विशाखापट्टनम गैस ट्रेजेडी हुई थी। यहाँ पर स्टायरीन नामक गैस का लीकेज देखने को मिला था। स्टायरीन। भोपाल गैस त्रासदी 1984, गैस का नाम मिथाइल आइसोसाइनाइड, और विशाखापट्टनम गैस ट्रेजेडी 2020, गैस का नाम स्टायरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ क्यू फीवर। क्यू फीवर नामक कंडीशन का कॉज किसे माना जाता है? ट्रिपोनिमा पैलिडियम को, कॉक्सेला ब्रुनिटी को, ओरेंशिया सुशुगुमैशी को, या फिर माइकोप्लाज्मा को? यहाँ पर जो माइकोप्लाज्मा दिया गया है, ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती। आप इसके बारे में लिख सकते हैं, बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, यानी सेल वॉल के बिना पाया जाने वाला बैक्टीरिया। ऑप्शन सी के अंदर ओरेंशिया शुशुगामुशी नाम का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म दिया गया है। ये स्क्रब टाइफस डिजीज कॉज करता है। स्क्रब टाइफस। स्क्रब टाइफस कंडीशन इसके द्वारा कॉज की जाती है। और ऑप्शन वन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया का नाम है जो कि कंपैरेटिव एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है, ट्रिपोनिमा पैलिडियम। ये सिफिलिस डिजीज का कॉज माना जाता है। सिफिलिस डिजीज का कॉज ट्रिपोनिमा पैलिडियम। और फाइनली आपके इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन टू, कॉक्सेला ब्रुनिटी। कॉक्सेला ब्रुनिटी जो है क्यू फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ट्रिपोनिमा पैलिडियम, सिफिलिस, कॉक्सेला ब्रुनिटी, क्यू फीवर, ओरेंशिया शुशुगामुशी, स्क्रब टाइफस, और माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि सिफिलिस डिजीज का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 9 से 90 डेज का होता है। गोनोरिया डिजीज का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म निजेरिया गोनेरी है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 5 डेज का होता है। इसके अलावा कैंक्रोइड्स भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि हीमोफिलस डुक्राई के द्वारा होता है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 5 डेज का होता है। ये सभी पॉइंट्स यहाँ से इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर which can be expelled from the lungs during maximum expiration is called। मैक्सिमम एक्सपायरेशन करते समय लंग्स के द्वारा निकाली गई एयर की मात्रा क्या कहलाती है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, या फिर टाइडल वॉल्यूम? The right answer is option B. It is called expiratory reserve volume. अपकमिंग एग्जाम से
रेस्पिरेशन के वॉल्यूम और कैपेसिटीज टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आप नोट कीजिएगा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, और दूसरी तरफ नोट कर सकते हैं आप रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की बात की जाए तो एक्सक्यूज मी, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की बात की जाए तो टोटल 4 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होते हैं। सबसे पहला होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, सेकंड नंबर पर होता है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, थर्ड नंबर पर होता है आपका टाइडल वॉल्यूम, फोर्थ नंबर पर होता है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और कैपेसिटीज़ की यदि बात की जाए तो टोटल 5 इंपॉर्टेंट कैपेसिटीज़ होती हैं। सबसे पहला है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इसे FRC कहते हैं। सेकंड नंबर पर आती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, थर्ड नंबर पर आती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, फोर्थ नंबर पर आती है वाइटल कैपेसिटी, और फिफ्थ नंबर पर आती है टोटल लंग कैपेसिटी। इस तरह से ये 5 कैपेसिटीज होती हैं जो जिनके बारे में हमको जानना जरूरी है और एग्जाम में पूछी भी जाती है। सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की बात करेंगे और उसमें भी सबसे पहला होगा हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है एयर का वह अमाउंट जो कि लंग्स में कितना भी आप एक्सेलेशन कर लें उसके बाद भी रिमेनिंग बचता है। यानी आप जितना चाहे अपने फेफड़ों से गैस को बाहर एक्सपायरेट कर दें, लेकिन फिर भी कुछ अमाउंट लंग्स के अंदर बच जाता है। इसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। और इस वॉल्यूम का काम है कि लंग्स को कोलैप्स होने से बचाना। अगर हमारे लंग्स के अंदर एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर नहीं बचेगा तो हमारे लंग्स पिचक जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। इस चीज से बचने के लिए रेजिडुअल वॉल्यूम का लंग्स में बने रहना आवश्यक होता है। रेजिडुअल वॉल्यूम के अमाउंट की बात की जाए तो ये लगभग 1100 से 1200 ml के बीच में माना जाता है। 1100 ml टू 1200 ml इज द नॉर्मल रेजिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एयर का वह अमाउंट है जो कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते समय एक्सेल किया जाता है। नॉर्मली जब आप सांस लेते हैं तो जितना अमाउंट निकालते हैं उसके बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हुए जो टोटल अमाउंट आपने निकाला है उसे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। और इसकी मात्रा अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप बताएंगे 1100 से 1200 ml। यस, इट इज इक्वल्स टू रेजिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम की। जब आप किसी समय रेस्ट कर रहे होते हैं, बिल्कुल रिलैक्स मोड में होते हैं, तो आपके लंग्स के द्वारा जितनी एयर इन की गई और जितनी एयर एक्सपायर की गई, इसका जो टोटल अमाउंट होता है उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। एयर का नॉर्मली इन करना और एक्सेल करना, इस अमाउंट को हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं और इसकी मात्रा 500 ml होती है। एग्जाम में इस चीज को सबसे ज्यादा पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं IRV। IRV का फुल फॉर्म होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है जब आप मैक्सिमम पावर लगाकर यानी फोर्सफुली एयर को इनहेल करते हैं तो टोटल कितनी एयर आपने इनहेल की, इसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। देखिएगा, IRV और ERV दोनों के एक तरह से ऑपोजिट है। यानी नॉर्मल रेस्पिरेशन के अलावा
नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान आपने जितनी एयर छोड़ी, उसके बाद एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर जितनी एयर आप एक्सेल करते हैं, वो तो आपकी क्या कहलाती है? वो आपकी कहलाती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसी तरह से नॉर्मल रेस्पिरेशन के समय जितनी एयर आप लंग्स के अंदर भर सकते हैं, उसको भरने के बाद और ताकत लगाकर एक्स्ट्रा एयर जितनी आप लंग्स में भर सकते हैं, इसे हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। amount of amount of air that can be inhaled during forceful respiration is known as inspiratory reserve volume। और इसकी मात्रा अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप बताएंगे 3200 ml, यानी टोटल 3200 ml IRV होता है। हमने IRV डिस्कस किया, टाइडल वॉल्यूम डिस्कस किया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम डिस्कस किया, रेजिडुअल वॉल्यूम डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज की। अगर आप किसी क्लाइंट की FRC पता करना चाहते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी पता करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ देना होगा। रेजिडुअल वॉल्यूम होता है आपका 1100 से 1200 ml और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 1200 ml। तो ऐसा करके टोटल 2300 ml आपको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मिलेगी। आपके यहाँ नोट कर देते हैं, 2300 ml रेजिडुअल फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है। 2300 ml, 2300 ml। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी की। एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी आपको यदि पता करनी है तो इसके लिए टाइडल वॉल्यूम के अंदर आपको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करना होगा। जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगा 1700 ml, यानी 1700 ml एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है। इसका ऑपोजिट हम बात करेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी पता करने के लिए टाइडल वॉल्यूम के अंदर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर दिया जाता है, और जब आप इसे इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगा 3700 ml, 3700 ml। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाइटल कैपेसिटी की। वाइटल कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसके अंदर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और फिर टाइडल वॉल्यूम, तीनों को ऐड करना होता है। और वाइटल कैपेसिटी की बात की जाए तो ये 4900 ml होती है। लास्ट आपके पास बचता है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर इन चारों वैल्यूज को जोड़ दिया जाता है, जैसे कि इसे यहाँ पर लिख लीजिएगा। टोटल लंग कैपेसिटी निकालने के लिए रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो टोटल लंग कैपेसिटी आएगी और ये 6000 ml होती है, यानी लगभग 6 लीटर के आसपास टोटल लंग कैपेसिटी होती है। यहाँ इसे हम इस लाइन को सेपरेट कर देते हैं ताकि आप दोबारा जब इसका स्क्रीनशॉट देखकर रिवीजन करें तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस तरह से यहाँ इसे सेपरेट कर देते हैं। Next question. A client who is unconscious need frequent mouth care. When performing mouth care, the best position of the client is। किसी अनकॉन्शियस पेशेंट को, किसी बेहोश पेशेंट को माउथ केयर देते समय कौन सी पोजीशन देना सबसे सही होगा? सुपाइन, सेमी फॉबलर्स, साइडलाइन, फ्रेंडलनबर्ग। सुपाइन पोजीशन का सिंपल मतलब है पेशेंट को सीधा लेटा देना।
सेमी फॉरवर्ड पोजीशन का मतलब है पेशेंट का हेड साइड थोड़ा सा ऊपर उठा देना। साइडलाइन का मतलब होता है पेशेंट को करवट दिलाकर सुलाना। और ट्रेंडलबर्ग पोजीशन का मतलब है पेशेंट का हेड उसके पैरों की तुलना में थोड़ा सा नीचे होगा। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 3 साइडलाइन पोजीशन। जब भी किसी पेशेंट में जो कि पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं है, बेहोश है, ओरल केयर करने के दौरान हमेशा उसे बाईं करवट पर लिटाया जाता है। ऐसा करने से पेशेंट में ओरल सिक्रीशंस का लंग्स में जाने की संभावना कम हो जाती है और ओरल केयर के दौरान जो लिक्विड या वाटर आप माउथ में डालते हैं वो पर्सन एस्पायरेट नहीं करता। यानी कि ओरल केयर के दौरान पेशेंट में रिस्क ऑफ एस्पायरेशन को कम करने के लिए साइडलाइन पोजीशन दी जाती है। सुपाइन पोजीशन यहाँ सही आंसर नहीं है। सेमी फॉरवर्ड पोजीशन जिन पेशेंट्स को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, रेस्पिरेशन डिफिकल्टी हो रही है, उन्हें दी जा सकती है। इस पोजीशन में आने के बाद पेशेंट के लंग्स को एक्सपेंड होने का स्पेस ज़्यादा मिलता है और पेशेंट में ज़्यादा गैस इन हो पाती है और पर्सन में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन सॉल्व हो जाती है। ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक वाले पेशेंट्स को दी जाती है। इस प्रकार की पोजीशन देने से ग्रेविटी के कारण लोअर बॉडी से सारा फ्लूइड वाइटल ऑर्गन्स तक ब्रेन तक लगातार पहुंचता रहता है और इससे क्लाइंट के अंदर फ्लूइड की जो कमी है वो वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज होने का एक कारण नहीं बन पाती। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी टाइप रिएक्शन की। इसे हम लेट या डिलेड रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इस प्रकार के हाइपर सेंसिटिविटी टाइप रिएक्शन को डेवलप होने में कुछ दिनों से लेकर कुछ सप्ताह तक का समय लग सकता है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इस टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आप बताएंगे ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा होती है। और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि टी लिम्फोसाइट ही हमारी बॉडी के अंदर सेल्युलर टाइप की इम्यूनिटी को प्रोवाइड कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। जब हमारी बॉडी पर किसी एचआईवी वायरस का इन्फेक्शन होता है तो यहाँ पर टी टी लिम्फोसाइट्स या सेल्युलर इम्यूनिटी की कमी देखने को मिलते हैं। वो बेसिकली हमारी सेल्युलर इम्यूनिटी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं मॉन्टेक्स टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन सिक्रीटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रीट किया जाता है? यस, इट इज ADH एंड ऑक्सीटॉक्सिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे वैसोप्रेसिन कहते हैं और ऑक्सीटॉक्सिन इन दोनों ही हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। बीन शेप्ड वाइटल ऑर्गन ऑफ बॉडी, उस ऑर्गन का नाम बताएं जो कि बीन शेप्ड होता है। यस, इट इज किडनी। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट कितना ग्राम होता है? यस, इट इज 60 ग्राम्स। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम? यस, इट इज वैसोप्रेसिन। बटरफ्लाई शेप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, तितली के आकार की एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम? यस, इट इज थायराइड और ये हमारे नेक एरिया में पाई जाती है। टोटल नंबर ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड्स? यस, ये संख्या में 4 होती हैं। टोटल नंबर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स? यस, इट इज 2 इन नंबर। एड्रिनल ग्लैंड को और किस नाम से जाना जाता है? यस, सुप्रारीनल ग्लैंड, क्योंकि ये किडनी के ऊपर पाई जाती हैं। एलिमेंट इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड के द्वारा
बनाए जाने वाले हार्मोन के सिंथेसिस हेतु कौन सा एलिमेंट इसेंशियल है? यस, इट इज आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज two opposite ideas about same thing at same time in the same person is known as। जब किसी व्यक्ति को एक ही समय पर एक चीज के लिए दो आइडियाज आए तो इसे क्या कहेंगे? मान लीजिए आपके सामने कोई मिठाई का पीस रखा है, एक ही समय पर आपके मन में विचार आ रहा है इसे खाऊं या नहीं खाऊं, तो ये सिचुएशन क्या कहलाएगी? एनहेडोनिया, एम्बिवैलेंस, मूड स्विंग, अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एम्बिवैलेंस। एक ही चीज के लिए एक ही समय पर दो ऑपोजिट आइडियाज आए तो ये चीज एम्बिवैलेंस कहलाती है। और एम्बिवैलेंस कंडीशन जो है सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसोफिल्स की। सबसे संख्या में कम पाए जाने वाली टाइप की डब्ल्यूबीसी है बेसोफिल्स। टोटल डब्ल्यूबीसी का ये सिर्फ 0 से 1% होती है, तो हम कह सकते हैं लीस्ट अमाउंट डब्ल्यूबीसी। अब इसके साइज की बात करेंगे। साइज के बारे में आपको बताना है इसके। यस, इट इज 8 टू 10 माइक्रोन। बेसोफिल्स 8 से 10 माइक्रोन साइज की होती हैं और इसके नॉर्मल काउंट की यदि बात की जाए तो 10 से लेकर 100 सेल्स पर क्यूबिक एमएम। इसकी संख्या कम होती है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सेल्स भी मानी जाती हैं। हमारे शरीर के अंदर जब भी किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन आता है या हमारे बॉडी में कहीं इन्फ्लामेशन होती है तो यही सेल वहाँ पर काम करती हैं। बेसोफिल्स अगर ब्लड से टिश्यू के अंदर माइग्रेट कर जाएं तो इसे आप मास्ट सेल के नाम से जानते हैं। और हमारी बॉडी में जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, तो उस सिचुएशन के लिए ये बेसोफिल्स ही रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। हमारे लीवर के अंदर पाई जाने वाली ये बेसोफिल्स जिसे आप मास्ट सेल कह सकते हैं, इनके द्वारा हिपेरिन का रिलीज किया जाता है। और हिपेरिन के बारे में आप सभी जानते हैं, ये एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है जो कि ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को रोकता है, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट को नहीं बनने देता। इसके अलावा अगर चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, टीबी इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो वहाँ पर बेसोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है। जबकि स्टेरॉयड थेरेपी और बोन मैरो के डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में बेसोफिल्स की संख्या आपको हमेशा कम दिखेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स की। आपको बताना है कि प्लेटलेट्स जो कि एक नॉन न्यूक्लिएटेड कलरलेस ब्लड सेल है, इसके लाइफ स्पैन कितने दिनों का होता है? यस, इट इज 8 टू 11 डेज। प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन 8 से 11 दिनों का होता है। इसका डायमीटर कितना होता है? यस, एग्जैक्टली 2 टू 3 माइक्रोन। आप इसे स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ब्लड कहते हैं। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ब्लड। इसके अलावा आपको बताना है नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है। यस, इट इज 1.5 टू 4.5 लाख। हमारे ब्लड में 1.5 से 4.5 लाख पर क्यूबिक एमएम प्लेटलेट काउंट नॉर्मल माना जाता है। प्लेटलेट्स हमारे शरीर में प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन करती हैं और ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए इसेंशियल माना जाता है।
फ्रैक्चर, स्ट्रेस आदि कंडीशन के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि डेंगू, चिकनगुनिया, ल्यूकीमिया ऐसी कंडीशंस के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या नॉर्मल से काफ़ी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज all of the following provide passive immunity to infant except इनमें से कौन सा ऑप्शन इन्फेंट में पैसिव इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड करवाता? मैटरनल एंटीबॉडीज, ब्रेस्ट मिल्क ऑफ मदर, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, वैक्सीनेशन बाय ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर किसी भी इन्फेंट को कोई डिजीज होता है तो उसकी बॉडी इस डिजीज को ठीक करने के लिए खुद से एंटीबॉडीज तैयार करती है और यही प्रोसेस एक्टिव इम्यूनिटी के रूप में जाना जाता है। किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए इम्यूनिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इम्यूनिटी को क्लासीफाई करेंगे तो इम्यूनिटी को हम दो प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरा होता है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब है ऐसी इम्यूनिटी, ऐसी प्रतिरोधक क्षमता जो हमें जन्म के साथ ही मिलती है। इसमें हेरिडिटरी हो सकता है, आप किस जगह पैदा हो रहे हैं, आपकी रेस हो सकती है या फिर आपकी खुद की इंडिविजुअल हो सकती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वह इम्यूनिटी होती है जो हमें जन्म लेने के बाद मिलती है। इसे हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी को याद रखने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर एक चीज नोट कर लें। एक्टिव इम्यूनिटी जो हमेशा है आपको एंटीजन के आने के कारण मिलेगी और पैसिव इम्यूनिटी हमेशा आपको एंटीबॉडी के आने के कारण मिलेगी। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, ठीक है? तो आपकी बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल आया, कोई बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया और इसके कारण आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, तो एंटीजन के कारण आपको इन्फेक्शन हुआ और इस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आपकी बॉडी ने खुद से मेहनत करते हुए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए इम्यूनिटी तैयार की। इसे आप नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहेंगे। सेकंड हम बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी आर्टिफिशियली कैसे मिलेगी? जब आप किसी डिजीज का वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन के अंदर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कमजोर फॉर्म में मौजूद होता है, जिसके शरीर में आने के बाद आपकी बॉडी उसे उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार करती है और फिर आपको इम्यूनिटी मिलती है। ये हो जाएगा आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैसिव इम्यूनिटी का। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है इसमें आपकी बॉडी को खुद से मेहनत नहीं करनी होती, खुद से एंटीबॉडीज तैयार नहीं करने होते। इसमें आपको बाहर से तैयार किए गए एंटीबॉडीज डिजीज प्रिवेंशन हेतु दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसे वुम्ब में प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान प्लेसेंटा से क्रॉस करके इम्यूनोग्लोबुलिन जी मिल जाते हैं, जो उसमें पैसिव इम्यूनिटी जनरेट करवाते हैं। तो ये नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा बच्चे के जन्म के बाद जब वो ब्रेस्ट फीड करता है तो मदर की बॉडी से इम्यूनोग्लोबुलिन ए आता है और इस इम्यूनोग्लोबुलिन ए के कारण उसे नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिलती है। वहीं अगर किसी पर्सन के अंदर कोई डिजीज है, आप उसमें पहले से तैयार इम्यूनोग्लोबुलिन्स डायरेक्टली वैक्सीन के थ्रू दे रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एग्जाम्पल माना जाएगा। इसमें एंटीसिरा हो सकता है, इम्यूनोग्लोबुलिन हो सकता है, कुछ भी आप इसे दे सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज symptoms associated with polycythemia in children is पॉलीसाइथीमिया कंडीशन में कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा? कार्डियोमेगाली, पॉलीयूरिया, एडिमा, फ्लस्ड फेस।
पॉलीसाइथीमिया कंडीशन का मतलब है अचानक किसी पर्सन में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाना। ब्लड में अचानक हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाना पॉलीसाइथीमिया कंडीशन कहलाता है और ये प्लाज्मा वॉल्यूम के कम होने या फिर रेड ब्लड सेल्स के नंबर बढ़ जाने के कारण हो सकता है। प्राइमरी ये डिजीज अननोन कॉज के कारण होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस जैसे रेस्पिरेटरी या सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स, कैंसर्स आदि के बाद ये कंडीशन देखने को मिल सकती है और पॉलीसाइथीमिया कंडीशन होने पर पेशेंट में फ्लश्ड फेस देखने को मिलता है, यानी पेशेंट का चेहरा एकदम लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the ICU, you treat all patients fairly and equally. This is an example of ICU ड्यूटी के दौरान या हॉस्पिटल ड्यूटी के दौरान आप सभी पेशेंट को बराबर और फेयर तरीके से ट्रीट करते हैं, यानी उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। ये किसका एग्जाम्पल है? क्या ये जस्टिस है, फिडेलिटी है, वेरासिटी है, रेस्पेक्ट है? अगर आप एम्स नॉर्सेट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। वन बाय वन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। रेस्पेक्ट देने का सिंपल मतलब होता है किसी को सम्मान देना, और यहाँ पर हम किसी के अधिकारों की यदि रक्षा करते हैं, किसी के अधिकारों का सम्मान करते हैं तो ये रेस्पेक्ट कहलाता है। तो ये आपका ऑप्शन सही आंसर नहीं होगा। वेरासिटी शब्द का मतलब होता है हमेशा सच बोलना, टेलिंग द ट्रुथ। तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। फिडेलिटी शब्द का मतलब होता है कि आपने पेशेंट से जो प्रॉमिस किया है, जो कमिटमेंट किया है, उसे आप पूरा करेंगे और पेशेंट से कभी भी आप झूठा प्रॉमिस नहीं करेंगे। ये चीज फिडेलिटी के रूप में जानी जाती है। फाइनली आपके पास ऑप्शन ए बचता है, जिस जिस जो इस क्वेश्चन का सही आंसर भी है। जस्टिस का हिंदी मीनिंग होता है न्याय करना, यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, सबको समान समझना और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें ट्रीटमेंट देना। ये चीज जस्टिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, platelets get activated when they come in contact with। प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाती हैं जब ये किसके संपर्क में आती हैं? हेपेरिन, कोलेजन, फिब्रिनोजन, एंडोथेलियम। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। जब हमें किसी जगह पर इंजरी होती है, ब्लीडिंग होने लगती है, तो इंजरी साइट से रिलीज हुए कोलेजन प्लेटलेट्स के कांटेक्ट में आते हैं और इनसे कांटेक्ट में आने के बाद प्लेटलेट्स एक्टिवेट होकर क्लॉट फॉर्मेशन करने लगती हैं। प्लेटलेट क्लम्प फॉर्मेशन करने लगती हैं जो कि ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करता है।